आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की संस्थापिका आप तमाम सदस्यों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी इंटरव्यू के सत्र में एक ऐसी लेखिका, एक ऐसी कवित्री को मैं लेकर आई हूँ, जिनकी रचनाओं को सुनकर, उनकी कहानी को सुनकर आपको प्रेरणा मिलेगी और आप भी अपने साहित्य के क्षेत्र में लगातार योगदान देंगे। तो चलिए बिना समय गवाए मैं आज की इंटरव्यू के सत्र की युवा कवित्री कोमल जी का स्वागत करती हूँ। कोमल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं एमएस केसरी पब्लिकेशन और मिस मुस्कान केसरी जी का तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ, जिन्होंने मुझे अपनी बातें रखने एवं सभी के समक्ष प्रकट करने के लिए ये मंच प्रदान किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद मिस केसरी। बहुत बहुत स्वागत है कोमल जी। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, कोमल कुमारी जी युवा कवित्री हैं और ये बहुत ही बेहतरीन रचना लिखती हैं और ये मुजफ्फरपुर बिहार की रहने वाली है। तो चलिए इनका परिचय इन्हीं से जानते हैं। तो कोमल जी, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। मेरा नाम कोमल कुमारी है, मैं मुज़फ्फरपुर से बिलॉन्ग करती हूँ। फिलहाल पिछले 1 वर्ष से मैं पटना में लॉ की शिक्षा ले रही हूँ। मेरा साहित्य के प्रति बचपन से ही काफ़ी रुझान रहा है। मैंने एनसीसी का भी प्रशिक्षण लिया। साहित्य के प्रति रुझान के कारण मैंने बहुत से सांस्कृतिक कार्यक्रम और एनसीसी के भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भागीदारी ली है। बहुत सी कविताएँ प्रस्तुत की, अपनी कविताओं के माध्यम से मैंने समाज में हो रहे भ्रष्टाचार और जितने भी अभी अत्याचार, भ्रष्टाचार जो भी समस्या चल रहे हैं, उन सभी पे प्रकाश डालने की कोशिश की। मेरी हमेशा से यही इच्छा रही है कि मैं अपनी कविताएँ और रचनाओं के ज़रिए समाज में एक संदेश पहुँचाऊँ। बस मेरी अब तक की यही जर्नी रही। बहुत ही शानदार परिचय और जितनी शानदार परिचय है उतनी ही प्रतिभावान आप हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है। आज नवरात्रि का शुभ दिन चल रहा है और इस नवरात्रि में एक ऐसी माँ दुर्गा के स्वरूप को हम लोग लेकर आए हैं जिनके बारे में सुन रहे थे अभी आप लोग। तो चलिए और कुछ खास बातें होंगी, उससे पहले हम जानते हैं कोमल कुमारी जी से कि हमारे दर्शक अगर मुजफ्फरपुर आते हैं तो उन्हें क्या कुछ खास देखने को मिल सकता है। मुज़फ्फरपुर में अगर सर्वप्रथम सबसे पहली बार कोई भी आते हैं, तो हम उन्हें गरीबनाथ मंदिर के दर्शन करवाएँगे, जो कि शिव जी की काफ़ी अद्भुत, अच्छी और खूबसूरत जगह है। फिर लक्ष्मी चौक, जहाँ पे ये लक्ष्मी चौक लक्ष्मी माता के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। कुछ इस तरीके के देवी माता के मंदिर जो जैसे कि अभी नवरात्रि भी चल रही है, अगर नवरात्रि के दौरान कोई भी दर्शक आते हैं मुज़फ्फरपुर में, तो उन्हें माता का दर्शन कराएँगे। अभी हाल में ही यहाँ पे लक्ष्मी चौक के कुछ दूरी पे मरीन ड्राइव भी बनाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह बनाई जा रही है। हम उन्हें उस चीज़ की भी दृश्य दिखा सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जो कि अभी शुरुआत की जा रही है और जो कि बहुत पहले से बनाई गई है। तो हम इन सारी चीज़ों को अपने दर्शकों को दिखा सकते हैं। बिल्कुल, तो ये बहुत सारी जगहों का उल्लेख कर चुकी हैं। अगर आप लोग भी कभी मुज़फ्फरपुर बिहार आएँ तो ये सभी जगह घूमना बिल्कुल भी ना भूलें और ख़ासकर अगर आप गर्मियों के सीज़न में आते हैं तो आपको लीची खाने के लिए मिलेगा। हम आप बताना जी, चाहेंगे कि मुज़फ्फरपुर जो है वो लीचियों का शहर है और यहाँ पे लीची काफ़ी ज़्यादा मिलता है। तो चलिए जी, जी। मुज़फ्फरपुर बिहार की बेटी आई है आज हमारे बीच, तो बिना समय गँवाए उनसे पहले एक कविता सुनते हैं, फिर आगे की चर्चा करते हैं। तो कोमल जी, हम निवेदन करते हैं आपसे कि आप अपनी एक रचना हमारे दर्शकों को सुनाएँ। जी, मैंने कविता 2021 में लिखी थी जो कि अभी कल के हो रहे समाज में जितने भी अपराध, अत्याचार, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, इनके रूप को देखते हुए लिखी गई थी। कविता का शीर्षक है कलयुग। कलयुग 21वीं शताब्दी। आइए कलयुग 21वीं शताब्दी। अम
जी, मैं शुरुआत करती हूँ अपनी कविता का। कलयुग 21वीं शताब्दी पे गौर करें, आईने हम हर रोज़ देखते हैं, आज व्यक्ति के अस्तित्व के आईने पे नज़रिए का अभाव डालें। यहाँ भ्रष्ट से चूर है कुछ व्यक्तियों का ईमान, आँखों में बेबाक बेहिसाब हैवानियत लिए घूम रहा कलयुग का इंसान। कोई है भ्रष्टाचार में डूबा, कोई है भ्रष्टाचार में डूबा, तो कोई कर रहा स्त्रियों पे अत्याचार। मर्डर, रेप, हिंसा में जूझ रहा आम वर्ग का एक-एक इंसान। कुछ कागज़ के नोटों के दम पे, बस कुछ कागज़ के नोटों के दम पे दफ़्न किए जाते हैं यहाँ न्याय के पन्ने। कुछ कागज़ के नोटों के दम पे दफ़्न किए जाते हैं यहाँ न्याय के पन्ने। यही है कलयुग का दौर, यही है कलयुग का इंसान। धन्यवाद। वाह कोमल जी, बहुत ही बेहतरीन जो अभी हमारे समय में देखा जा रहा है, जो कलयुग में हो रहा है, उसका बेहतरीन आपने प्रस्तुति दी है, बहुत ही लाजवाब। हमारे दर्शक भी आपको लगातार इतना प्यार दे रहे हैं, आपकी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं अभी से। तो चलिए इस बातचीत को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि हमने सुना है कि आपकी एक पुस्तक भी आने वाली है, तो उस पुस्तक के बारे में बताएं हमारे दर्शकों को। जी, मेरी एक पुस्तक है जो कि अभी आने वाली है, मेरी डायरी तुम्हारे जाने के बाद। मैंने ये किताब अभी के न्यू जनरेशन को देखते हुए लिखी है। अभी के न्यू जनरेशन में बहुत से ऐसे लोग ख़ास करके स्टूडेंट प्रेम बंधन में बंधते हैं। प्रेम बंधन में बंधते हैं और कुछ लोग होते हैं जो कि इन चीज़ों में डाइवर्ट होके अपने गोल से, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि उनको प्रोत्साहित करते हैं अपने करियर के आगे कदम बढ़ाने में, कुछ लोग उनकी मदद करते हैं, तो कुछ लोग इस प्रकार के भी होते हैं जो कि उनको डाइवर्ट करके रख देते हैं। मैंने इस किताब में आजकल के सभी युवा पीढ़ियों को एक संदेश देने की कोशिश की है कि हमें किस लोगों के साथ रहना चाहिए, हमारी संगति किस लोगों के साथ में सही हो सकती है या फिर सही होती है। हमारा किन लोगों के साथ संगति सही होता है हमारे करियर के लिए। तो मैंने मेरी डायरी तुम्हारे जाने के बाद में एक निम्न वर्ग परिवार की एक लड़की की रचना लिखी है जो कि एक रचना इस रचना में मुझे एक संघर्ष करती हुई लड़की की कहानी दर्शानी थी। उस कहानी में मैंने मतलब अपनी संघर्ष के जीवन की रचनाएँ लिखी है। बाकी इसमें जो भी प्रा अन्य पात्रों का जो भी दर्शाया गया वो एक काल्पनिक पात्र है। चूँकि मुझे इस कहानी में 2 लोगों की रचना लिखनी थी, 2 लोगों की कहानी लिखनी थी कि अभी के जनरेशन में किस तरीके से हम लोग किन-किन चीज़ों में फँसते हैं, किन-किन चीज़ों का अनुभव करते हैं। जब तक हम लोग इस विषय पे बात नहीं करते हैं, तब तक हम समझ नहीं पाएँगे कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस किताब को पढ़नी चाहिए और हमें समझना चाहिए कि हमारे जीवन में कौन से ऐसे लोग होते हैं, जो कि हमारे लिए सही है और कौन से लोग हमारे जीवन में ऐसे भी आते हैं, जिनकी वजह से हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं। तो इस पुस्तक को पढ़ने से हमें यही शिक्षा मिलेगी, खास करके युवा पीढ़ियों को। जी, धन्यवाद। वाह! बहुत ही प्यारे संदेश के साथ आपने इस पुस्तक का सृजन किया है और मैं भी आप जी। दर्शकों को कहना चाहूँगी, मेरे पास भी इसकी एक प्रति है। बहुत ही प्यारा इसका पृष्ठ है, पीछे कोमल जी की बहुत ही बेहतरीन रचना लिखी है और साथ ही उनकी फ़ोटो लगी है। इस पुस्तक की वाक़ई ख़ासियत यह है कि इस पुस्तक को छोटे-छोटे भागों में बाँटा गया है, दिनों के हिसाब से और इसमें ये बताया गया है कि कैसे एक युवा या एक युवती प्रेम में फँसते हैं, फिर वो कैसे अपने जो जीवन का लक्ष्य है, उससे भटक जाते हैं। अगर उनका कहीं पे भी ब्रेकअप हो जाता है या उस प्रेमी से उनका साथ ना जुड़ पाता है, तो बहुत ही प्यारे संदेश से इस पुस्तक का सृजन किया गया है। अगर आप भी इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए उससे पहले हम लोग और चर्चा करते हैं। तो कोमल जी आप ये बताइए कि आपने कैसे सोचा था कि आप इस उपन्यास को लिखेंगी और कैसे आपने इसकी स्टार्ट की? चूँकि मैं पिछले 1 वर्ष से पटना में रह रही हूँ, लॉ की शिक्षा ले रही हूँ। हम जब अपने घर से, अपने परिवार से दूर जाते हैं, तो हमारे ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उनको पूरा करने की। जब हमने ख़ास करके मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है अब तक में इन 1 सालों में, मैं अपने घर से बाहर गई, मैंने बहुत सारी चीज़ों का अनुभव किया अपने जीवन में, एक हॉस्टल में रह के लोगों को देखा, लोगों को समझा। लोगों को देखते हुए मुझे ये प्रेरणा मिली कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ख़ास करके स्टूडेंट, जो कि अपने घर से बाहर जाते हैं, एक अन्य देश में या फिर एक अन्य शहर में जाते हैं, पढ़ाई के सिलसिले में, किसी भी काम के सिलसिले में और वो
उस लक्ष्य से भटक जाते हैं, चूँकि वो गलत लोगों की संगति में आते हैं। और कहीं भी कभी ऐसा भी होता है कि लोग वो सही होते हैं अपनी जगह पे, लेकिन जब हमें उनका सपोर्ट नहीं मिलता है, तो हम काफ़ी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं उनकी वजह से, क्योंकि हम उनके साथ अटैच्ड रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगा अपने मित्र, अपने आस-पास के लोगों को देखते हुए कि हमें एक ऐसी रचना लिखनी चाहिए जिससे लोगों को ये संदेश मिले कि हमारे लिए क्या सही है। कभी-कभी ऐसा होता है कि 2 लोग सही होते हैं अपनी-अपनी जगह पे, लेकिन हम उन्हें नहीं समझ पाते और वो हमें नहीं समझ पाते। इस वजह से कोई एक पर्सन ऐसा होता है जो कि काफ़ी डिस्टर्ब होने लगता है, डिस्टर्ब रहने लगता है और अपने लक्ष्य से भटक जाता है। इसमें यहाँ वो सेकंड पर्सन की कोई गलती नहीं होती, लेकिन हम चूँकि किसी व्यक्ति से इतना जुड़ जाते हैं, मेंटली इतने अटैच्ड हो जाते हैं कि हमारा उस वक़्त ऐसा लगा कि एक शहर से बाहर रहने के बाद हमारे ऊपर बहुत सी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो हम किस तरीके से अपने रास्तों में भटक जाते हैं। कुछ ऐसे लोगों से मिलने के बाद कभी-कभी 2 लोग अपनी जगह पे सही होते हैं, लेकिन अगर वो हमें नहीं समझ रहे या फिर हम उन्हें नहीं समझ पाते हैं, हम मेंटली उनके साथ इतने अटैच्ड होते हैं कि हम अपने गोल से डाइवर्ट हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगा ऐसी एक रचना लिखनी चाहिए जहाँ पे लोगों को ये पढ़ के ये समझ में आए कि हमारे जीवन में क्या सही और क्या गलत है। व्यक्ति किस प्रकार के हैं इसके साथ-साथ ये भी ज़रूरी है कि हमें उस व्यक्ति के साथ कब तक रहना है, हम एक स्थिति में कब तक रह सकते हैं, कब हमें किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ना है और अपने काम पे ध्यान देना है, हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। ख़ासकर हम इस एज में यही नहीं समझ पाते किशोरावस्था में कि हमारे लिए क्या सही और क्या गलत है। हम जिस रास्ते पे चलते हैं, उस पे आगे बढ़ते जाते हैं। हम जितना आगे बढ़ेंगे, हमें लौटने में उतनी ही परेशानी होगी। तो कितने कदम हमें किस रास्ते पे बढ़ाने चाहिए और कब हमें वापस लेना है। तो मैंने सोचा इसलिए ये ज़रूरी है एक इस प्रकार की किताब लिखने की, ताकि हमें ये पढ़ के समझ में आए कि हमें कब, कहाँ पे रुक जाना है और फिर से शुरुआत करनी है अपने जीवन की, लोगों को छोड़कर। वाह! बहुत ही जी। बेहतरीन। और बिल्कुल, जब हम लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो हमें अनगिनत लोगों से मिलते हैं। लेकिन किस लोगों के साथ हमें अपना संबंध बनाना है और किनके साथ अपने आगे की सफ़र तय करनी है, ये आज के समय में बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर जो भी लड़कियाँ हैं, जो भी पढ़ाई के लिए या किसी कारण से भी घर से बाहर जाती हैं, वो इस बात का ध्यान दें कि हो सकता है कि वो आपको थोड़े दिन के लिए बहकावे में डाल के आपको परेशान कर सके। क्योंकि शारीरिक परेशानी ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, जितनी बड़ी होती है मानसिक परेशानी। इस बात का ध्यान दें कि आप कैसे और कैसे लोगों से मिलते हैं, कैसे लोगों के साथ अपना संबंध बनाते हैं। तो बहुत ही प्यारी रचना, बहुत ही प्यारी-प्यारी बातें आप बता रही हैं। तो हम कोमल जी आपसे जानना चाहेंगे, जैसा आपने बताया कि आप 32 बिहार की एनसीसी कैडेट रह चुकी हैं, तो फिर एनसीसी से आपने कैसे साहित्य के क्षेत्र में आने का सोचा और किन्हें आप इस क्षेत्र में प्रेरणा मानती हैं? चूँकि मेरा साहित्य के प्रति रुझान बचपन से ही रहा है। मैं बचपन से ही कविताएँ अनेक प्रकार की लिखती आई हूँ। मेरी प्रेरणा मुझे ऐसा लगता है कि प्रत्येक व्यक्ति की प्रेरणा कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति से, किसी न किसी लेखक से जुड़ी हुई रहती है। मेरी प्रेरणा मुझे मेरे जीवन से मिली है। चूँकि मैं देखती आई हूँ बचपन से ही समाज में किस प्रकार की चीज़ें होती आई है। मेरी पर्सनल लाइफ़ इस प्रकार की रही कि मैं ज़्यादातर दोस्त नहीं बनाती। मेरी दोस्ती मेरी किताब से, मेरे कलम से, मेरे कागज़ से ज़्यादा रहती आई है। तो मेरी प्रेरणा मैं अपने जीवन को देती हूँ कि मैंने जो भी अनुभव किया है अब तक की उम्र में, मैं उसे बस लिखती आई हूँ। तो बस इसी प्रकार से शुरुआत हुई मेरे लेखन की। बहुत ही बेहतरीन बात, सही बात है। क्योंकि हमें ज़िंदगी इतनी उतार-चढ़ाव देख लेते हैं कि खुद की ज़िंदगी ही खुद की प्रेरणा बन जाती है। तो बहुत ही जी। बेहतरीन। तो कोमल जी इस बीच चाहेंगे क्योंकि मेरे सामने आपकी एक बहुत प्यारी पुस्तक पड़ी है, उसको मैं लगातार देख रही हूँ, इतनी प्यारी पृष्ठ है और इतनी अच्छी इसके अंदर की कहानी है कि क्या बताया जाए। तो ये बहुत ही प्यारी आपकी एक कविता है स्वचरित, तो हम चाहेंगे कि ये आप पढ़ के हमें भी और हमारे दर्शकों को भी सुनाएँ। जी। मैं ये कविता पढ़ने से पहले ये बता दूँ कि मेरा ये कविता लिखने का उद्देश्य क्या रहा है।
हम जब भी किसी भी काम की शुरुआत करते हैं तो उस काम में अड़चनें बहुत सी आती हैं। हम कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं, रुक जाते हैं, छोड़ देते हैं या फिर कुछ वक़्त के लिए उसे रहने देते हैं या फिर हमें लगता है कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, हम नहीं कर पाएँगे। तो मुझे लगता है कि मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके की कविता एक लिखनी चाहिए जो कि लोगों को मोटिवेट करे, अपने संघर्ष के रास्तों पे आगे बढ़ने के लिए। तो मैं सुनाती हूँ। सुनो तुम्हें चलना होगा, माना रास्ते थोड़े हैं कठिन, गिर के सही मगर तुम्हें संभलना होगा। चोट लगेगी जब जब, तुम्हें खुद ही अपने जख्मों को भरना होगा। अपेक्षाएं तुम मत करो किसी से, तुम्हें खुद ही हर जंग लड़ना होगा। सुनो तुम्हें चलना होगा, हर हाल में गिर के संभलना होगा। कठिन परिस्थितियां हैं माना, कठिन परिस्थितियां हैं माना, मगर तुम्हें इनका सामना करना होगा। अबला नहीं हो तुम, अबला नहीं हो तुम, हाँ तुम झांसी वाली रानी हो। तुमको हर हाल में ये साबित करना होगा। मुश्किल घड़ी से हारते नहीं, आंसू पोंछ ज्वाला अग्नि सा बनना होगा। तब के सूर्य जैसे तुम्हें एक दिन, तब के सूर्य जैसे तुम्हें एक दिन खूबसूरत सुबह बन निकलना होगा। सुनो तुम्हें लड़ना होगा, जीवन के हर परिस्थिति का सामना तुम्हें स्वयं ही करना होगा। धन्यवाद। बहुत ही प्रेरणा दे रही हैं। लगता है कि आप तो पूरा सोच कर ही आई हैं कि युवाओं को आज प्रेरित करेंगी और उन्हें उनकी ज़िंदगी से कुछ सीखने के लिए सिखाएँगे। तो जी। आपकी रचनाएँ जो ये प्यारी-सी पुस्तक हो, इस पूरी पुस्तक में यही संदेश दिया गया है कि आप अपनी ज़िंदगी से कभी हारे ना और अगर एक बार आपको असफलता मिलती है, तो बहुत अच्छी बात है। आपको एक दिन सफलता भी अवश्य मिलेगी। तो बहुत प्यारी-प्यारी बातों में हम ये भी जानना चाहेंगे कि आप तो इतनी कम उम्र में इतनी बेहतरीन लेखिका, कवयित्री बन चुकी हैं। तो वैसे छात्र जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते आए हैं या वो हिंदी मीडियम में भी पढ़ते हों, लेकिन वो कविता अच्छे से लिख नहीं पा रहे हैं, सृजित नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो कैसे अपनी कविताओं को लिखना शुरू करें और अगर कविताएँ लिख रहे हैं, कुछ अशुद्धियाँ हैं, उसे वो कैसे ठीक कर पाएँ? चूँकि अगर लैंग्वेज की बात करें तो ख़ास करके मुझे ऐसा लगता है कि हमारे देश में इंग्लिश मीडियम को ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। हर क्षेत्र में इंग्लिश मीडियम को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित किया जाता है। जैसे कि मैं एक लॉ की छात्रा हूँ, यहाँ भी लॉ में भी ऐसा नियम है कि हम दोनों लैंग्वेज में लॉ कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। लेकिन इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। अ, इंग्लिश को इम्पोर्टेंस कुछ ज़्यादा ही आवश्यकता दी जाती है इसलिए कि आप कोर्ट में किसी भी मामले में आप इंग्लिश का प्रयोग करें। लोग आजकल के बच्चे और माता-पिता इसीलिए अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाते हैं ताकि आगे के क्षेत्र में उनको कोई परेशानी ना हो, उनको कोई दिक्कत ना हो, आपत्ति ना हो। इस चक्कर में लोग ये भूल जा रहे हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें हिंदी को भी उतनी ही महत्वपूर्णता देनी चाहिए जितना हम अंग्रेजी को देते आ रहे हैं। लोग आजकल की मेंटालिटी इस प्रकार लोगों की बदल रही है शिक्षा के मामले में कि लोग इंग्लिश के प्रति ज़्यादा प्रोत्साहित हो रहे हैं। इसीलिए लोग हिंदी का प्रयोग काफ़ी कम कर रहे हैं। अगर अगर हमें हिंदी के प्रति ज़्यादा अच्छी भावनाएँ रखनी है और इसको अच्छे से अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, तो हमें दोनों लैंग्वेज पे पकड़ होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जितना महत्वपूर्ण हमारे लिए अंग्रेजी है, उतना हिंदी भी है। लेकिन चूँकि स्कूल में, कॉलेज में, हर जगह पे इंग्लिश को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है, इसलिए सभी माता-पिता एक कोशिश ये करते हैं कि हमारे बच्चे भी इस लैंग्वेज में ज़्यादा आगे बढ़े और यही वजह है कि आजकल के जो भी जितने भी बच्चे होते हैं, उनकी हिंदी काफ़ी कमज़ोर है क्योंकि उनकी पकड़ शुरू से ही अंग्रेजी पे कुछ ज़्यादा ही रहती आ रही है, तो वो हिंदी कम पढ़ते हैं, कम लिखते हैं हर जगह पे। एक हिंदी के नाम पे अभी हिंदी विषय ही हिंदी में है, बाकी जितने भी विषय हैं वो सारे इंग्लिश में हैं। इसलिए आजकल के बच्चों की हिंदी काफ़ी कमज़ोर है, तो मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपने सत्य कहा है कि आज के समय में सारा विषय अंग्रेजी में है, मात्र एक हिंदी ही हिंदी में है। वो भी अब हिंदी हिंदी में ना रहा है, वहाँ पे भी शब्दार्थ की जगह वर्ड मीनिंग लिख के देखा जा रहा है। जी। तो ये तो बात बहुत आपने सही कही है, लेकिन इसमें भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जो कविताएँ लिख रहे हैं या लिखने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो अपनी उस प्रयास को कैसे आगे बढ़ाएँ और अपनी अशुद्धियों को कैसे पहचानें? इसके बारे में बताएँ।
अपनी अशुद्धियों को पहचानने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें हिंदी की पुस्तकें पढ़ती रहनी चाहिए, हमें अखबार पढ़ते रहना चाहिए। हम जितना हिंदी की पुस्तकें पढ़ेंगे, अखबार पढ़ेंगे, वहाँ से उनके शब्द सीखेंगे, तो हमें ये जो शब्द की अशुद्धियाँ हैं, ये सारी खत्म होती चली जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। हमें हिंदी पढ़ना नहीं छोड़ना चाहिए, इसको कंटिन्यू करते रहना चाहिए। हम जिस प्रकार से कविताएँ लिखते आ रहे हैं या फिर हिंदी के विषय को पकड़ देते आ रहे हैं, हमें इस पकड़ को बनाए रखना चाहिए, इन्हें कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अशुद्धियाँ खत्म करने के लिए हमें पुस्तकें पढ़नी चाहिए, अखबार पढ़ने चाहिए, ऐसी-ऐसी डिक्शनरी के शब्द देखने चाहिए जिससे हमारी अशुद्धियाँ खत्म हो सके और खत्म की जा सकती है, इस प्रकार से। बिल्कुल, बहुत ही बेहतरीन। जैसा कि कमल जी ने बताया है कि जो भी बच्चे, जो भी हमारे ये व्यूअर्स देख रहे हैं, चाहे माता-पिता देख रहे हैं या बच्चे देख रहे हैं, अगर आप भी साहित्य में अपना योगदान देना चाहते हैं या कविता, कहानियाँ लिखने में इंटरेस्टेड हैं, तो आप हिंदी अखबार पढ़ें, जैसे कि दैनिक भास्कर, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ये हर जगह आता है। आप बेहिचक उसको पेपर को खरीदें, उसे पढ़ें, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि आपको शीर्षक कैसे देना है, आपको कैसे खबर लिखनी है। खबर लिखने के अंदाज से आप कहानी लिखना, लघु कथा लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसके साथ-साथ अगर आप पुस्तकें पढ़ेंगे, कई सारी पुस्तक है, रामधारी सिंह दिनकर जी की है, विद्यापति जी की है, शास्त्री जी की है, कोमल कुमारी जी की इतनी प्यारी पुस्तक है। ये सारी पुस्तकों को जब आप पढ़ेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपको कैसे अपनी रचना सृजित करनी है। चाहे आप उपन्यास लिख रहे हैं, कविता लिख रहे हैं, लघु कथा लिख रहे हैं या कहानियाँ लिख रहे हैं। कोई भी विधा में आप लिख सकते हैं, बस आपकी शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए। तो बहुत ही बेहतरीन जवाब दिया है आपने। तो चलिए इस सवाल-जवाब के कड़ी में आगे बढ़ते हैं और हम आपसे ये जानना चाहेंगे कोमल जी कि आप जब ये पुस्तक लिख रही हैं, तो आपने बताया जैसा कि आपने कुछ अपने जीवन से और कुछ काल्पनिक पात्रों को चुना है। तो उस काल्पनिक पात्रों में आपने किन-किन को चुना है और कैसे ये कहानी सृजित होगी? इसमें क्या कुछ और इंटरेस्टिंग होने वाला है? कुछ इसके बारे में बताएँ। चूँकि मैंने बताया कि मुझे इसमें 2 पात्र की आवश्यकता थी। एक संघर्ष करती हुई लड़की की जो कि अभी के जनरेशन में जिस प्रकार से हम लोग स्टूडेंट लाइफ़ में फ़ेस करते हैं। तो मुझे एक संघर्ष करती हुई लड़की की पात्र की आवश्यकता थी, तो उसमें मैंने अपनी कहानी लिखी। मुझे ऐसा लगा कि मुझसे अभी जो भी मेरी जर्नी चल रही है शिक्षा की, साहित्य की, कुछ पहले रही है एनसीसी की, कुछ वक़्त मैंने जॉब भी किया था पटना में एलआईसी में, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरी जो भी अब तक की जर्नी रही है, मैं इस पुस्तक में अपनी जर्नी लिखूँगी प्लस जो एक पात्र की आवश्यकता है, जो कि पुरुष पात्र की आवश्यकता है, वो मैं एक काल्पनिक दूँगी। तो मैंने इसमें एक जो भी एक लड़की की कहानी लिखी है, जो एक लड़की का पात्र है, वो मेरी जर्नी है, मेरी लाइफ़ स्टोरी है, जो कि मेरी अब तक की जर्नी रही है शिक्षा में, जॉब में, एनसीसी में, जो कुछ भी मैंने एक्सपीरियंस किया और प्लस जो कि मुझे एक मेल पात्र की आवश्यकता थी, तो उसको मैंने एक काल्पनिक पात्र के तौर पे इस दोनों पात्रों को जोड़ के इस किताब में लिखा है। बहुत ही बेहतरीन है। इसका मतलब इस पुस्तक को जब आप पढ़ेंगे, तो इस पुस्तक में आपको 2 पात्र दिखेंगे। एक लड़की का, जो कोमल जी के जीवन पे आधारित होगा और एक लड़की का, जो कि काल्पनिक पात्र है। तो बहुत ही बेहतरीन। और जैसे कि आपने इसमें नाम भी दिया है, मेरी डायरी तुम्हारे जाने के बाद। तो ये क्या इस पुस्तक में जब हम लोग पढ़ेंगे, तो क्या कुछ बिछड़ना भी होने वाला है क्या इस कहानी में? इस कहानी में जैसे कि मैं अब तक बताते आई हूँ, एक स्टूडेंट लाइफ़ से रिलेटेड विद्यार्थियों के जीवन में जो-जो भी क्षणें आती हैं, हम जो-जो कभी फ़ेस करते हैं, जिन-जिन विषयों पे फ़ेस करते हैं, चाहे वो दोस्त हो हमारे जीवन के, हमारे करियर के बीच की जो भी बाधाएँ हो या फिर हमें उनको हासिल करने में जितनी भी परेशानियाँ होती हैं, हम अपने जीवन से जितने अनुभव लेते हैं, किन-किन लोगों की संगति में आते हैं, किन-किन लोग कौन-कौन से ऐसे लोग होते हैं
जो हमारे लिए सही होते हैं, इन सभी का मिश्रण इस पुस्तक में दिया गया है। इन सभी का निचोड़ इस पुस्तक में लिखा गया है कि जीवन में एक लड़की को कौन-कौन से अनुभव मिलते हैं, वो अपने जीवन से क्या-क्या सीखती है, जब वो अपने घर से दूर जाती है, अपने करियर को, अपने सपनों को लेकर उनके जीवन में क्या-क्या बदलाव आते हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें किताबों से सीखने को नहीं मिलती। हम जब भी एक सिलेबस पढ़ते हैं, तो हम सिलेबस की बातें सीखते हैं, लेकिन जो अनुभव हमें जीवन से मिलती है, वो हमें आजीवन याद रहती है और वही शिक्षा हम अपने आस-पास के लोगों को, अपने मित्रों को, अपने बच्चों को देते हैं। तो इस पुस्तक में मैंने वो सारे मिश्रण का निचोड़ लिखा है कि एक लड़की के जीवन में कौन-कौन से बदलाव आते हैं, वो इस एज में, चूँकि हमारा अभी जो भी एज है, हम इसमें एक कली की तरह होते हैं, हम धीरे-धीरे खिलते हैं। हमें इस एज में हर एक चीज़ों का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, चाहे वो सुख हो, दुःख हो या फिर किसी भी प्रकार की भावनाएँ हों। तो इस पुस्तक में मैंने वो सारी चीज़ें लिखी हैं, कैसे एक लड़की के जीवन में बदलाव आती है, वो क्या-क्या, किन-किन परिस्थितियों का सामना करती है, वो किन-किन चीज़ों से, किन-किन लोगों से मिलती है, उसके जीवन का अनुभव क्या होता है, उनसे बिछड़ने के बाद किस प्रकार की भावनाएँ उत्पन्न होती है मन में, कितना कितना उस समय कठिन होता है अपना कदम आगे बढ़ाना, अपने सपनों के प्रति आगे बढ़ना, कितनी तकलीफ होती है, फिर वो किस प्रकार से एक नए जीवन की शुरुआत करती है। वो किस प्रकार से आगे बढ़ती है और अपने सपनों को हासिल करती है। इस पूरे पुस्तक का निचोड़ ये है कि हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं ख़ास करके बच्चों में जो कि हम अपने माता-पिता से शेयर नहीं कर पाते। हम अपने कुछ मित्रों से बाँटते हैं, अपनी बहुत सारी ऐसी तकलीफ़ें हैं। जो कि हम किसी से शेयर नहीं कर पाते, हम कह नहीं पाते, लेकिन हम फेस करते हैं उन सारी चीज़ों को। हमारे जीवन में जो भी बाधाएँ आती हैं, एक गोल को हासिल करने के पहले, अगर हम कोई भी सक्सेस से रिलेटेड मूवी देखते हैं, उसमें हमें सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है, जैसे कि हमारे पैसे से संबंधित जो भी परेशानियाँ होती हैं या फिर शिक्षा में जो भी बाधाएँ आती हैं, लोगों से हम जिस प्रकार से मिलते हैं, इन सभी प्रकार की बाधाएँ दिखाई जाती हैं, लेकिन उनमें मुझे ऐसा लगता है उनमें ये नहीं बताया जाता कि हमारे इस एज में लोग जब एक बंधन में बंधते हैं, एक प्रेम बंधन में बंधते हैं, तो उनसे उभरने के लिए और उनसे निकलने के लिए किन-किन चीज़ों का प्रयास करना चाहिए और कब हमें लगता है कि किस चीज़ों को छोड़ना चाहिए। तो मैंने इन सारी चीज़ों का मिश्रण इस किताब में लिखा है ताकि हमें आजकल की युवा पीढ़ी को ये समझ में आए कि हमें किस चीज़ को कब तक छोड़ देना चाहिए और कब आगे बढ़ना चाहिए। हमारे लिए क्या ज़रूरी है, इस एज में क्या करने के लिए, कौन लोग हमारे जीवन में ज़रूरी है। तो मैंने सभी अनुभवों को इस पुस्तक में लिखा है। वाक़ई जी, बहुत ही बेहतरीन। आज मुझे भी आपका इंटरव्यू लेते हुए बहुत गर्व लग रहा है। एक ऐसी युवा कवियत्री, एक ऐसी युवा लेखिका, एक ऐसी लड़की जो आत्मनिर्भर है, जो खुद के लिए भी और समाज के लिए भी कुछ बेहतरीन कार्य कर रही हैं। तो कोमल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप इतनी कम उम्र में आप खुद ही आत्मनिर्भर थी। जैसा कि आपने बताया कि आप पटना में रह के एलआईसी में काम करती थी। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने कैसे सोचा कि आपको आत्मनिर्भर होना चाहिए और आपको जॉब करना चाहिए? अभी की जनरेशन में ख़ास करके लड़कियों का आत्मनिर्भर होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम हमेशा से सुनते आ रहे हैं सभी के मुख से ये कि लड़कियों का आत्मनिर्भर होना काफ़ी ज़रूरी है। मुझे ऐसा लगा कि मेरे पिताजी जो कि काफ़ी कम उम्र में ही आत्मनिर्भर बन चुके थे, अपने पैरों पे खड़े हो चुके थे। चूँकि मेरे दादाजी जो कि एक मिलिट्री मैन थे, मेरे पिताजी ने उनकी संपत्तियों का त्याग करते हुए अपने पैरों पे काफ़ी कम उम्र में वो खड़े हो गए थे। तो मुझे प्रेरणा उनसे मिली कि जब मेरे पिताजी अपने पिता की संपत्तियों का त्याग करके जब वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं हो सकती? अब मेरी भी उम्र हो गई है और मैं चाहती थी कि अपनी पढ़ाई, अपनी आगे की शिक्षा अपने बलबूते पे करूँ, इसलिए मैंने जॉब करने और बाहर रह के पढ़ने का निर्णय लिया था। बहुत ही प्यारा संदेश और आपके पिताश्री वाक़ई प्रेरणा स्रोत हैं। ये बहुत ही जी। बेहतरीन बात है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी दादा-दादी की ज़मीन को अपना ज़मीन समझते हैं। उनकी जो इतनी मेहनत से उन्होंने जमा की हुई पूँजी है, उसको अपना समझते हैं और उससे जीवन यापन करते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, रखी हुई सामान को उठा लेना कोई बड़ी बात नहीं है। खुद से कुछ नया करना और फिर उसका आनंद लेना वो अलग ही बात होता है।
तो जैसा जी। कोमल जी ने बताया, ये खुद आत्मनिर्भर होने के लिए अपने पिता को प्रेरणा स्रोत बनाई और उन्हें देखते हुए ये पटना गईं, वहाँ से इन्होंने जॉब पाया और जॉब के साथ-साथ इन्होंने अपनी पढ़ाई भी कर ली। तो कोमल जी, जैसा कि हमें पता है कि आप अभी एलएलबी कर रही हैं। तो आप एलएलबी कर रही हैं, तो आप वकील बनने के बाद क्या सोच रही हैं, आगे क्या करने का? मेरी इच्छा यही है कि आज तक हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी अपराध होते हैं हमारे देश में, उन सभी को कुछ वक़्त तक, बस कुछ वक़्त तक याद रखा जाता है। कुछ वक़्त तक इन सभी लोग याद रखते हैं, कुछ वक़्त तक उनमें कार्रवाई होती है। मैं ये नहीं कह रही कि सारे केसेज़ यूँ ही पेंडिंग छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन अधिकतर ऐसे भी केसेज़ होते हैं जो कि पेंडिंग छोड़ दिए जाते हैं, जिन पे कुछ वक़्त के बाद कार्रवाई करनी बंद कर दी जाती है। हम कुछ समय तक याद रखते हैं, उन्हें आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमारे चूँकि मेरी ये कविता भी रही है कलयुग 21वीं शताब्दी, मैंने इसमें भी लिखा है कि जो भी लोग गरीबों पे अत्याचार करते हैं, गरीबों को शोषित करते हैं, उनके केसों को पेंडिंग छोड़ दिया जाता है, उन पे आगे कार्रवाई नहीं की जाती है। कुछ पैसे को लेकर या फिर घूस देकर उन केसेज़ को छोड़ दिया जाता है। तो अगर मैं एक वकील या फिर मेरी मेरी ये आशा है कि मैं एक जज बनूँ, जो उसके लिए सबसे पहले हमें एलएलबी करना होता है। तो अगर मैं जज बन गई हूँ, तो मैं देखूँगी कि अब तक के जितने भी पेंडिंग केसेज़ पड़े हुए हैं, मैं उन सब पे कार्य करूँ। मेरी मेरी ये कोशिश रहेगी कि जितने भी शोषण किए जा रहे हैं अब तक गरीबों पे या फिर किसी भी पीड़ित व्यक्ति पे, मैं उन सभी को इंसाफ दिलाऊँ। कोई भी ऐसा व्यक्ति ना बचे जो कभी ये कहे कि आजकल हमारे समाज में ये केसेज़ छोड़ दिए जाते हैं या फिर इन पे आगे कार्रवाई नहीं की जाती है, ये केसेज़ पेंडिंग पड़ जाते हैं या फिर इन फाइलों को दबा के रख दिया जाता है। अभी अभी हाल में ही हम लोगों ने देखा है कि एक डॉक्टर की रेप कर दी गई, अब तक उस पे कार्रवाई चल रही थी, लेकिन चूँकि हमें ऐसा लगता है एज़ अ लॉ स्टूडेंट मुझे ऐसा लगता है कि ये केस भी कुछ दिन तक चलेगा, 1 वर्ष, 2 वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद इस केस को भुला दिया जाएगा, लोग भूल जाएँगे, इस केस को भी भूल जाएँगे, उस लड़की को भी भूल जाएँगे जिनके ऊपर इस प्रकार का शोषण किया गया था। तो आगे हमारे समाज में कुछ ऐसी ऐसी प्रक्रियाएँ ना हो और कुछ ऐसी घटनाएँ ना घटें। अगर घटती है तो उसपे पूरी कार्यवाही की जाए। अगर कार्यवाही जब तक उस प्रकार से नहीं की जाएगी, हमारे समाज में शोषण चलता रहेगा। चूँकि कार्यवाही उस प्रकार से नहीं हो रही है इसलिए घटनाएँ घट रही है। तो मेरी आशा ये रहेगी, मैं इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर सकूँ। ख़त्म तो करने में एक ना मुझे साथ की ज़रूरत पड़ेगी काफ़ी लोगों की, तो एक अकेले मैं नहीं कर सकती। लेकिन मेरी ये कोशिश रहेगी, मैं इसे ख़त्म करने की कोशिश ज़रूर करूँगी कि आगे ऐसा कुछ ना हो। अगर घटनाएँ भी घटती है, तो उसपे कार्रवाई पूरी तरीके से की जाए। उस केसेज़ को दफ़ ना किया जाए, उस केसेज़ को पेंडिंग ना छोड़ा जाए। जो भी क्रिमिनल, जो भी क्राइम करते हैं, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मिले, मेरी यही कोशिश रहेगी। बहुत ही लाजवाब। और बिल्कुल हमें एक ऐसी ही युवा पीढ़ी की आवश्यकता होती है। हम कहते हैं ना कि हमारे देश के भविष्य हम युवाएँ हैं। तो एक ऐसी युवा जो ये आशा करती है कि अगर वो वकील या जज बनती है, तो वो इस तरह की जो घटनाएँ हो रही हैं, उस पे वो रोक लगाने की कोशिश करेंगे। और बिल्कुल आपने सही कहा कि जब निर्भया हत्याकांड हुआ था, तब भी उस दौर में भी बहुत चर्चे हुए, बहुत आंदोलन हुआ, मोमबत्ती निकली, कैंडल लाइट बहुत कुछ हुआ, लेकिन न्याय बहुत कुछ खास नहीं हुई। और अभी भी कलकत्ता रेप कांड जो हुआ है, उसपे भी अभी बातें चल ही रही है। तो समय के साथ बहुत सारी ऐसी घटनाएँ हैं, जिसको दफ़न कर दिया जा रहा है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सारे केसेज़ बिल्कुल नहीं कह सकते कि बहुत सारे केसेज़ हैं जो जिनकी सुनवाई हो चुकी है बहुत जल्दी। कुछ ऐसे केसेज़ भी हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है, वहाँ पे सिफ़ारिश से लोग छूट जाते हैं। तो इस बात का ध्यान देंगे और हमारे साथ इतनी अच्छी एलएलबी की स्टूडेंट है, जो इतनी अच्छी आशाएँ कर रही हैं, तो माता रानी नवरात्रि का शुभ अवसर है, माता रानी आपको आशीर्वाद दे और आप इसी तरह आगे बढ़ते रहें। तो चलिए इस इंटरव्यू के सत्र में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और आपके कुछ ऐसे अनुभव जानना चाहेंगे कि जैसा कि आपने बताया है कि आपको बचपन से ही साहित्य में रुचि थी, तो बचपन में आप किस तरह की पुस्तकें ज़्यादा पढ़ने में रुचि रखती थी?
मैं बचपन में फ़िलहाल ज़्यादातर अधिकतर अपने सिलेबस की किताबें ही पढ़ा करती थी, लेकिन मुझे कविताएँ पढ़ने का काफ़ी शौक था, तो न्यूज़पेपर में या फिर एड्स वग़ैरह में मैं कविताएँ पढ़ा करती थी। मुझे कविताओं से कुछ ज़्यादा ही लगाव रहा है बचपन से ही, तो मैं पढ़ने के साथ-साथ लिखा भी करती थी बचपन में ही। तो इस प्रकार से शुरुआत हुई और मैंने लिखना शुरू किया। बिल्कुल। और जैसे कि हम जानते हैं कि आप कुछ कवि सम्मेलन में भी सम्मिलित हो रखी हैं। तो आपका कवि सम्मेलन का कैसा अनुभव रहा है? मेरा कवि सम्मेलन का भी काफ़ी अच्छा अनुभव रहा है। वहाँ पे बहुत से ऐसे मतलब अनुभव में और उम्र में बड़े-बड़े लोगों से मुलाकातें हुई, उनसे उनके अनुभव सीखने का मौका मिला, उनके जो भी अनुभव रहे हैं, वो जानने का मौका मिला। मुझे मेरी ऐज तक, मेरी उम्र तक मेरी जो भी अनुभव रहे हैं, मैंने उसे प्रस्तुत किया अपनी कविताओं के ज़रिए, मैंने उसे दर्शाया है, समाज में लोगों के प्रति जागरूकता फैलाने की कोशिश की है। भले ही कम शब्दों में सही लेकिन मैंने कोशिश की है। तो अच्छा अनुभव रहा है कवि सम्मेलन के दौरान भी लोगों से मिलने का, उनके अनुभव सीखने का, उनकी बातों को जानने का, उनके शब्दों के ज़रिए एक-एक बातों के अर्थ, एक मतलब समझने का अच्छा अनुभव रहा है और काफ़ी खुशी हुई है। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, रस्सी आवत जात सिर पर पड़त निशान। तो जो जितना संघर्ष करेगा, जो जितनी मेहनत करेगा उसको उतनी जल्द सफलता मिलेगी। आपने इतनी अच्छी तरीके से मेहनत की है जिसका नतीजा यह पुस्तक है। ये बहुत ही प्यारी पुस्तक है, मेरी डायरी तुम्हारे जाने के बाद। और हमारे दर्शक, जो भी दर्शक कोमल कुमारी जी को सुन रहे हैं और उनकी इस पुस्तक को खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीद सकते हैं एमएस केसरी पब्लिकेशन की सभी सोशल मीडिया साइट्स पे। इसके अलावा आप चाहें तो हमारे नंबर पे भी जो डिस्प्ले हो रहा है, इसके अलावा आप नोट भी कर सकते हैं 6203124315। इस पे आप जाके पुस्तक को ऑर्डर कर सकते हैं और घर बैठे मंगवा भी सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे दर्शक कोमल जी आपसे जुड़ना चाहेंगे, तो वो आपको कहाँ पे फॉलो कर सकते हैं या कैसे आपसे जुड़ सकते हैं? मुझसे जुड़ने के लिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से जुड़ सकते हैं इट्स कोमल नाम से मैंने अपना एक इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है। तो मुझसे इस प्रकार से जुड़ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपको कहीं पे भी किसी तरह की भी मदद चाहिए, तो आप कोमल जी को या एमएसकेसी पब्लिकेशन में कॉल कर सकते हैं और आपको हर तरह की सहयोग किया जाएगा ताकि आप भी साहित्य में लगातार आगे बढ़ सकें। तो चलिए दोस्तों, अब आप लोग से भी विदा लेने की समय आ गई है, क्योंकि आप लोग ने इतना प्यार दिया है। तो चलिए आप लोगों के बारे में सुनते हैं आज की हमारी इंटरव्यू सत्र की आमंत्रित लेखिका कोमल कुमारी जी से। कोमल कुमारी जी, आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कहना चाहेंगी, जो लगातार आपकी वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं और अपना प्यार भी दे रहे हैं? जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है और इस इंटरव्यू सेशन को पूरा सुना है अपना कीमती समय निकाल कर मैं उन्हें धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगी। आपने अपना कीमती समय निकाल कर हमें दिया और हमारे बीच जो भी बातें हुई उन्हें सुनी और समझने की कोशिश की उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। बिल्कुल। अब तमाम दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। इस पुस्तक को खरीदना तो बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए, आज का ये इंटरव्यू सत्र यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली बार फिर आपसे मुलाकात करते हैं एक नए लेखक, एक नई लेखिका के साथ। तब तक आप सभी को मेरा नमस्कार।